साथियों नमस्कार। दीपावली की शुभकामनाओं के साथ लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों के बारे में एडवोकेट नरेंद्र जोशी का आज आप अंतिम वीडियो देख रहे हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। लोन डिफॉल्टर के हक और उनके अधिकारों को लेकर हमने कई वीडियो इस चैनल पर पोस्ट किए हैं। अधिकांशतः हमारे वीडियो 20 से 25 मिनट 30 मिनट के होते हैं और आज हम लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों को लेकर एक ऐसा अंतिम बड़ा वीडियो पोस्ट कर रहे हैं कि इसके बाद हमारा कोई बड़ा वीडियो यानी कि 30 मिनट के ऊपर का वीडियो, 20 मिनट के ऊपर का वीडियो कभी पोस्ट नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में उन तमाम सब्जेक्ट्स को लेने की जो हमेशा कहीं ना कहीं अधूरे छूट जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि आप किसी एक वीडियो के अंदर संपूर्ण बातों को समाहित नहीं कर सकते हैं। और आज वही शुद्ध, सरल, सहज और हिंदी भाषा में जो देश की राष्ट्रभाषा है उसी में पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा अंतिम बड़ा वीडियो है। इसके बाद यदि आप कभी देखेंगे तो वो वीडियो शायद 10 मिनट के ऊपर या 5 मिनट के ऊपर का नहीं होगा। तो इस वीडियो को यदि आपने शुरू से अंत तक देख लिया तो मेरा वादा है, मेरा विश्वास है कि आप इस बात को बखूबी मानेंगे कि इस वीडियो जैसा वीडियो आज तक YouTube के इतिहास में आपको नहीं मिला होगा। साथियों, सबसे पहले कहना चाहूंगा कि क्यों हमें लंबे वीडियो बनाने से पीछे हटना पड़ रहा है। कारण है कि किसी भी एडवोकेट का पहला काम होता है कि वह अपनी अदालती कार्रवाई के अंदर अपनी कार्रवाई को पूर्ण करे। करीब 1500 से अधिक केसेस हमारे नाम से लिस्टेड है। आप यदि चाहें तो ई कोर्ट पर नरेंद्र कुमार जोशी के नाम से, एडवोकेट के नाम से सर्च कर ऑनलाइन देख सकते हैं। तो उन्हीं व्यस्तताओं के कारण 10 से 5 का कोर्ट टाइमिंग होता है और बमुश्किल हम वक्त निकाल पाते हैं इन चीजों के लिए। साथियों, एक बात और इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि आज इस वीडियो में मैं कमेंट्स ऑफ रखूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह वीडियो 1 साल के अंदर हमारा सबसे ज्यादा देखे जाने वाला वीडियो बन सकता है। और कई हमारे दर्शकों की शिकायत होती है कि हम आपको कमेंट्स करते हैं और आप कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करते हैं। एक बिजी शेड्यूल, व्यस्त समय के अंदर हमारे लिए प्रत्येक कमेंट को देख पाना और उस कमेंट्स के अकॉर्डिंग रिप्लाई कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो साथियों, अभी इस वीडियो में कमेंट्स ऑफ रहेंगे, लेकिन मैं यही कहूंगा हर टॉपिक पे हमारे वीडियो पोस्ट है। आप चैनल पे विजिट करें, आपको कॉल बुक करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी आप हमसे बात करना चाहे तो कॉल बुक करके बात कर सकते हैं। साथियों, इस वीडियो में हम 5 लाख के लोन का सेटलमेंट 25,000 में कैसे होगा, रिकवरी एजेंट की बदसलूकियों से कैसे बचे, हर वो 25 टॉपिक लेंगे जो आज की तारीख में आपके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस वीडियो की सबसे बड़ी खासियत आज ये है कि सबसे पहले हम बताएंगे आपको लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों के बारे में, रिकवरी एजेंट से, हरेसमेंट से बचने के तरीके। यानी कि आपने कोई सिक्योर्ड लोन लिया, आपने कोई अनसिक्योर्ड लोन लिया, आपकी एक ईएमआई बाउंस हुई, आपकी दूसरी ईएमआई बाउंस हुई और आपकी तीसरी ईएमआई बाउंस हुई। पहली ईएमआई बाउंस होने पर ही रिकवरी एजेंट, जिन्हें जो कंपनी आपको अपने वैल्यूएबल क्लाइंट कहती थी, जब आपको लेटर भी लिखती थी तो लिखती थी कि आप हमारे सम्मानित ग्राहक हैं, वही सम्मानित ग्राहक न जाने कब असम्मानित हो गए मात्र एक किस्त बाउंस होने पर। तो सोचना लाजमी है कि उनके रिकवरी एजेंट की जो बदसलूकियां की जाती है उसके लिए हमारे पास क्या बचा हुआ है। साथियों, कल मुझे एक फोन आया जिन्होंने खुद को सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट बताया और उन्होंने बताया कि उनके एक रिलेटिव है, उन्होंने लोन लिया है और लोन लिया है तो केवल एक ईएमआई बाउंस हो गए और उसके बावजूद उनके घर पे रिकवरी एजेंट तांडव मचा रहे और वो कह रहे हैं कि हम रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे हम बैठे रहेंगे, हम जाएंगे नहीं। उन्होंने कहा कि सर एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट नहीं है और
मैं जिस सोसाइटी से बिलोंग करता हूं, मैंने कभी ऐसी चीज देखी नहीं कि एक ईएमआई बाउंस करने पर ऐसा कैसे होता है। मैंने कहा सर, अगर उन रिकवरी का एजेंट का बस चले ना, तो उस जमीन से उस घर को उखाड़ कर ले जाए। इसके मामले में हमने कुछ उनको तरीके बताए। उन्होंने कहा भले ही मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, बट मैं इन चीजों से अननोन हूं, क्योंकि मुझे लाइफ में कभी ऐसी चीजें देखने को मिली नहीं। यही कारण है कि कई एडवोकेट जो कानून के विधिवेत्ता है, जो कानून की बारीकी से जानकारी रखते हैं, उन्हें भी नहीं पता कि इस तरह की वसूली क्यों की जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप लोन ईएमआई डिफॉल्ट कर गए, तो लोन ईएमआई डिफॉल्ट करने की कंडीशन में किसी रिकवरी एजेंट का यह अधिकार नहीं है कि आपके घर पे आकर लंबा बैठ जाए, आपसे बदसलूकी करे, फोन पे आपसे बदतमीजी करे, गाली गलौज करे, दुकान पर आकर बैठ जाए, लोगों के सामने तमाशा करे, आपके कॉन्टेक्ट बुक या आपके मिलने वाले पर्सन को फोन करके परेशान करे। साथियों, अक्सर लोग कहते हैं कि अगर हम लोन डिफॉल्टर हो चुके हैं और अब आगे भर ही नहीं पाएंगे, हमारी कंडीशन ही नहीं है कि हम लोन पे कर पाए, तो ऐसे मामलों में रिकवरी एजेंट से कैसे बचा जाए। तो साथियों, एक बात ध्यान रखिए। सबसे पहले जो मैं हमेशा कहता हूं, यदि आप मल्टीपल लोन के शिकार हो चुके हैं, आप लोन पे नहीं कर पा रहे हैं, आप डिफॉल्ट हो चुके हैं या डिफॉल्टर होने वाले हैं, आपके पास कोई चल अचल संपत्ति नहीं है जिसे बेचकर आप लोन का चुकारा कर पाए। इतने दिन तो दूसरी कंपनियों से लेकर भी आप लोन भर रहे थे, लेकिन अब आपके सामने ये परिस्थितियां नहीं है कि आप इन लोन राशि का भुगतान कर पाए। तो ऐसी स्थिति में आपको मैं हमेशा कहता हूं, कंपनी को एक प्रायर नोटिस दो। जरूरी नहीं है कि कंपनी आपको लेटर जारी करे और आप उसका रिप्लाई करें, आप कंपनी को अपना प्रायर नोटिस जारी करो। आप जब कंपनी को प्रायर नोटिस जारी करेंगे तो कंपनी को उसका री रिप्लाई करना पड़ेगा, और बिना री रिप्लाई किए यदि कंपनी कोई विधिक कार्रवाई करती है तो उसका अंजाम कंपनी के लिए कितना बुरा होगा, मेरे पहले के वीडियो में आप देख चुके हैं, जहां मैंने एक प्रायर नोटिस पर जारी आर्बिट्रेशन नोटिस के संदर्भ में आर्बिट्रेशन की पत्रावली को डिस्पोज बताया। आप देख सकते हैं हमारे पुराने वीडियो में जाकर। अब ऐसी स्थिति में जब आपने प्रायर नोटिस दिया तो हमारा सजेशन क्या रहता है? हमारा सजेशन ये रहता है कि ये प्रायर नोटिस आप अपने किसी नजदीकी अधिवक्ता वकील साहब से बनवाएं, खुद वकील ना बने। जैसे हमारे एक दर्शक ने हमसे राय ली, हमने कहा नजदीकी वकील से जाके बनाओ, वो वकील साहब से तो नहीं मिले, उन्होंने खुद ही नोटिस बनाया कि मैं गेम पर गेम खेलता रहा और मैं डूब गया। कंपनी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा ली, क्योंकि आपने तो अपना एक रिटर्न स्टेटमेंट दे दिया, आपने डॉक्यूमेंट दे दिया। तो प्रायर नोटिस जब भी देना, किसी एक्सपर्ट एडवोकेट की सलाह लें। ऑनलाइन एडवोकेट की सलाह लेना चाहते हैं, ऑनलाइन एडवोकेट की सलाह लें। अपनी सारी स्टोरी उनको बताए, उनसे टाइप करवाए और उनसे पीडीएफ लेकर अपने साइन करके भी भेज सकते हैं आप, लेकिन अपना कंटेंट की आप उनको संपूर्ण जानकारी दें। अब आपने जब प्रायर नोटिस दे दिया है, आपकी एक ईएमआई डिफॉल्ट हुई, 2 ईएमआई डिफॉल्ट हुई या 3 हो गई। अगर आपने प्रायर नोटिस दे दिया है तो आप उन वकील साहब से एक इंटीमेशन लेटर बनवाएं और उस इंटीमेशन लेटर की 5-25 कॉपियां करवा के अपने घर में भी रखें, अपने जेब में भी रखें और अपनी दुकान पर भी रखें। जब भी कोई रिकवरी एजेंट आए ना, उसके हाथ में ले भाई ये इंटीमेशन लेटर, इस पर साइन कर प्राप्त किए, दूसरी कॉपी देना उसको, इस पर रिसीविंग आपका नाम लिखो, आपकी कंपनी का नाम लिखो। इस तरीके से आपको इंटीमेशन लेटर प्रोवाइड कराना है। और इंटीमेशन लेटर प्रोवाइड करने के बाद वह रिकवरी एजेंट चू भी नहीं कर पाएगा। रिकवरी एजेंट चू भी नहीं कर पाएगा। कारण क्या कि वो इंटीमेशन पूरी एक कानूनी भाषा में बना हुआ है। उस इंटीमेशन लेटर के अंदर उन रिकवरी एजेंट की असलियत बताने की बात लिखी होगी। उस इंटीमेशन लेटर के अंदर आरबीआई की गाइडलाइन का हवाला होगा। उस इंटीमेशन लेटर के अंदर रिकवरी एजेंट द्वारा यदि कोई भी गलत बात की जाती है तो उसके लिए प्रावधान किया हुआ है। उस इंटीमेशन लेटर में उनके सीईओ, एचओ और आरओ को जो प्रायर नोटिस भेजा गया उसकी एक शॉर्ट समरी होती है। तो ऐसा इंटीमेशन लेटर आपको अपने एडवोकेट से बनवाना चाहिए।
जब भी किसी एडवोकेट को आप काम दे तो उनको ये कहना कि प्रायर नोटिस तो बनाना ही बनाना है, साथ में हमको इंटीमेशन लेटर भी बनाना है। और उस इंटीमेशन लेटर की कॉपी रिकवरी एजेंट को तभी देनी है जब दूसरी कॉपी पर वो अपने साइन करके, अपना नाम लिख के, अपना मोबाइल नंबर लिख के, कंपनी का नाम लिख के, उसका पद लिख के, तारीख लिखे। इससे क्या होगा कि वो रिकवरी एजेंट आपके घर पर नहीं आ पाएगा। अब प्रायर नोटिस हो गया, इंटीमेशन लेटर हो गया। एक बात हम अक्सर देखते हैं कि कई बार रिकवरी एजेंट घर के अंदर आके बदसलूकी वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब आपके छोटे लोन है तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हमारे कई साथी ऐसे हैं जिनके लोन जो है ना, किसी के 50 लाख है, किसी के 1 करोड़ है, किसी के 25 लाख है, किसी के 5 करोड़ है। ऐसे लोगों को मैं सजेशन दूंगा कि आप अपने बैठक रूम के अंदर जहां की रिकवरी एजेंट आके बैठेगा, वहां पे आप अपने सीसीटीवी कैमरे लगाइए और सीसीटीवी कैमरे भी वॉइस वाले लगाइए। और जैसे वो बैठे और बात करे, उनको खुला कह दीजिए कि साहब हमारे यहां वॉइस वाले सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें। अब बोलिए, बोलती बंद, बोलती बंद, चाहे दुकान हो, ऑफिस हो या फिर घर हो, बोलते सीसीटीवी कैमरे लगाइए ताकि उनकी हर हरकत रिकॉर्ड हो। और आपको ही मालूम है कि सीसीटीवी लगे हुए बोलने वाले, तो आपको तो लिहाज में बोलना ही बोलना है। अब अगर मान लीजिए कि सीसीटीवी की स्थिति नहीं है, तो जब कोई एजेंट बदसलूकी करे, आप बाकायदा अपना मोबाइल निकालिए और उसकी रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दीजिए। ध्यान रखिएगा। और अपने दरवाजे पर ही जहां पे व्यक्ति इंटर करता है ना, वहां पे बाकायदा कि आप सीसीटीवी की नजर में हैं, वॉइस कैमरे लगे हुए हैं, आप एक कागज चिपका दीजिए। यकीन मानना, रिकवरी एजेंट की चू नहीं निकलेगी। इसके बाद मैं आपको कहना चाहूंगा, मोबाइल रिकॉर्डिंग हो गई, सीसीटीवी हो गई वॉइस वाली। उसके बाद ये ध्यान रखिए, जब आपको कॉल आते हैं ना, जब आपको कॉल आते हैं, तो कॉल अगर आपको उठाना कंपलसरी है तो फिर आप उनको उठाओ और उसको रिकॉर्डिंग मोड पे ले लो, यानी कि जो भी बात हो ना वो रिकॉर्ड हो। और जैसे ही आपको रिकवरी एजेंट कॉल करता है तो उसको भी सुनाई देगा। जैसे हमारे फोन में भी सिस्टम है, कोई हमें फोन करता है और रिकॉर्डिंग करेगा तो हमें पहले इंटीमेशन आ जाता है कि भाई सामने वाला रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो रिकॉर्डिंग एक एविडेंस है कि कोई व्यक्ति यदि आपके साथ बदसलूकी करता है ना, आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, उसके खिलाफ मानहानि की कार्रवाई कर सकते हैं, उस कंपनी के खिलाफ मानहानि की कार्रवाई कर सकते हैं। ये बात अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर यूट्यूबर ने कहा है कि जब पर्सन आपके घर में आए तो उसका आईडी कार्ड, उसका डीआरए लाइसेंस, उसका होम विजिट, ऑफिस विजिट लेटर आप देखेंगे, तभी उसको एंट्री देंगे। अननोन पर्सन जिसको आप जानते ही नहीं, उसने कह दिया कि मैं फलाना एनबीएफसी कंपनी से आया हूं, भाई अपना कोई प्रूफ तो दिखा। गले में पट्टा पहन देने से हम ये तो मान नहीं लेंगे कि तू उस कंपनी का मालिक है क्या। ये तो मैं भी बोल दूं कि मैं अडानी हूं, मैं अंबानी हूं, कहने से कुछ नहीं होगा। मैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी हूं, इसका प्रमाण होना चाहिए। तो ये वाली बातें हैं। मैं एक एग्जांपल बताऊंगा कि जब भी कोई व्यक्ति, एक एजुकेटेड व्यक्ति जो भी फील्ड में काम करता है, वह कभी भी अपने साथ में कुछ दस्तावेज रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल, भाई आपका आधार कार्ड दिखाओ, अगर वो चोर नहीं है वो तुरंत आधार कार्ड दिखाएगा। आप उसे कहेंगे कि भाई आपका दूसरी कोई आईडी दिखाओ, चोर नहीं है, दूसरी कोई आईडी दिखाएगा। अब जैसे मैं वकील हूं तो डायरेक्ट बार एसोसिएशन का जो कार्ड होता है वो कार्ड। इस प्रकार आप उस व्यक्ति से उसका आईडी कार्ड, उसका एड्रेस प्रूफ, उसका कंपनी का होम विजिट लेटर वगैरह ये आप डिमांड कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। तो साथियों, एक चीज और कहूंगा, अगर आप मल्टीपल लोन के शिकार हो गए, आपने प्रायर नोटिस दे दिया, सब कुछ दे दिया ना, उसके बावजूद भी यदि आप घर पे नहीं रहते हैं और आपकी मौजूदगी में यदि कोई घर पे आता है और आप नहीं चाहते हो कि कोई व्यक्ति आपके घर पे आए, तो आप घर के बाहर एक नोटिस चस्पा भी कर सकते हो। एक एक्सपर्ट एडवोकेट की सलाह से आप केवल 5 लाइन या 10 लाइन का एक नोटिस बना के घर के बाहर चस्पा कर सकते हो, कोई घर पे नहीं आएगा। दूसरी बात, इस बात को भी ध्यान रखिए कि लोन यदि आपने लिया है
तो किसी रिकवरी एजेंट की ताकत और हिम्मत नहीं है कि वो आपके घर पे जाए, क्योंकि आपके घर वाले उसको जब चाय कॉफी पूछेंगे, दब के बात करेंगे। अगर वो सीधा सा कह दे ना, घर में बुजुर्ग माता पिता होते हैं, चाहे वो लठंगे आए 6 फीट के, पैसा हमको दिया, हमारी गारंटी ली, हमसे पूछा हम कोई एप्लीकेंट है नहीं, तो यहां कैसे आए, निकल नहीं तो झाड़ू लेके मारूंगी। जब एक बुजुर्ग महिला, घर की पत्नी अगर इस प्रकार के शब्द यूज करती है ना, तो रिकवरी एजेंट भागता नजर आता है। कई लोग ये सोचते हैं कि अगर हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो बैंक हमारे खिलाफ कड़ा एक्शन लेगा। तो ध्यान रखिए कि इन रिकवरी एजेंट और बैंक का व्यक्तिगत कोई संबंध नहीं है। वो केवल एक नौकरी कर रहे हैं, वो उस कंपनी की नौकरी कर रहे हैं या फिर कमीशन एजेंट है। आप उनको कुछ कहो, उसे कंपनी को कहा हुआ शब्द नहीं माना जाएगा, लेकिन वो कोई गलत एक्ट कर रहे हैं और आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो, वो कंपनी के खिलाफ की गई कार्रवाई मानी जाएगी। तो साथियों, इस चीज को ध्यान रखना है। एक दबंगता, जब इंसान डरता है ना, तो उसको दुनिया डराती है। मैं क्या कह रहा हूं, कोई व्यक्ति यदि आंखों में आंखें डाल के अगर देखता है ना, दूसरे व्यक्ति का बोलना ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। मायना यह नहीं है कि वो कितने फिट का है, आपका हाइट छोटी है, आपकी बॉडी डाउन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या शिवाजी ने अफजल खान को यूं ही नहीं मारा था? कूटनीति भी अपने आप में एक चीज होती है। तो साथियों, यहां पर कहूंगा एक दबंगता अपने अंदर होनी चाहिए। कोई रिकवरी एजेंट आपसे बदसलूकी कर दे, आपको गालियां दे रहा है और आप उसको जय श्री राम बोल रहे हैं, हरे राम हरे प्रभु बोल रहे हैं, नमस्कार बोल रहे हैं। अरे अगर वो एक मारे ना, तो आप 2 चढ़ाओ। कहीं डरने की, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, बस शुरुआत उसको करने दीजिए। और दूसरी बात, क्यों जरूरी है नए नंबर के कॉल उठाना? नहीं उठाने हैं, डायरेक्ट हर फोन के अंदर ब्लॉक सिस्टम आता है। अब यहां लोग कहते हैं उनके पास 150 सिम है, 200 सिम है, 300 सिम है, तो आपके फोन में भी तो अनलिमिटेड है ना। करते जाओ ब्लॉक। कितनी बार करते? 1 2 3 4 5 6, गिनती तो हमको भी 1000 तक की आती है। 1000 से ज्यादा नंबर तो नहीं होंगे। दूसरी बात, ट्रू कॉलर एक्टिव है, ऑलरेडी स्पैम कॉल लिखा हुआ आ रहा है। आप स्पैम कॉल उठाने के लिए जिम्मेदार हो ही नहीं, आप डायरेक्ट उनको काटो। तीसरी बात ये ध्यान रखिए कि व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आते हैं, टेक्स्ट मैसेज आते हैं और कहते हैं कि लीगल नोटिस है। मतलब कि लीगल नोटिस क्या होता है? लीगल नोटिस वो होता है जो कोर्ट की ओर से आता है, जो वकील के सिग्नेचर से आता है। अब ये टेक्स्ट मैसेज लिख रहे हैं कि आपने ये किया, ये आपके आईपीसी 420 406 के अंतर्गत आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। 1 जुलाई 2024 से भारत का कानून बदल चुका है। ऐसी कंडीशन में कोई 420 406 धारा लिखता है ना, क्या तो उसको कहो भाई तू अनपढ़ है, थोड़ा कानून पढ़ के आ जा, रिप्लाई दो, डरो मत। और दूसरी बात, व्हाट्सएप कॉल तो उठाना ही नहीं, क्योंकि ये चोरे चकारे जो होते हैं ना, ये व्हाट्सएप कॉल करते हैं, तो व्हाट्सएप कॉल से आपको दूर रहना है। रिकवरी एजेंट के बारे में आज मैं बहुत ही तसल्ली से जानकारियां दे रहा हूं। दूसरी बात यह है कि जब भी कोई रिकवरी एजेंट आया ना, आप उसको पूरी कहानी सुनाने लग जाते हो। भाई साहब ऐसा हुआ कि कोविड के अंदर मेरा बिजनेस था, मेरा बिजनेस ठप हो गया, फिर बेटा ये हो गया, मेरे घर में किडनी हो गई, वो हो गया, 50 बीमारियां सुना देते हो। क्यों सुनानी है? एक ही शब्द है, मेरे पास फिलहाल पैसा नहीं है, जब होगा तब चुका दूंगा। कब होगा अभी कुछ नहीं कह सकता। ना कहना सीखे, समय देना न सीखे। समय दोगे बंदा वापस आएगा। खुले रूप से आप लिख के दे दो, पार्टी ने खुला मना कर दिया, आपको लीगल प्रोसेस करना है, लीगल प्रोसेस करो, मेरे पास पैसा नहीं है। रिकवरी एजेंट का हरेसमेंट, फेक आर्बिट्रेशन नोटिस, वकील पुलिस कोर्ट के फोन, ये टोटल फर्जी बात होती है। इन फर्जी चीजों से बचिए। दूसरी बात, जिसने लोन लिया, यदि उस लोन में परिवार के लोग, कोई एप्लीकेंट नहीं है, गारंटर नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है, वो किसी से बात करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, घर से बाहर निकलो। और कॉन्टेक्ट नंबर पे फोन आ रहा है ना कि आपने गारंटी दी थी, तो उसको कहना वो मर गया, जिसने लोन लिया वो मर गया, आज के बाद मुझे फोन मत करना। थोड़ा बहुत मैं बात कहूंगा, मेरे क्लाइंट है जिनके ऊपर होंगे 2-5 लोन होंगे, लेकिन वो एक्चुअली हमारे रिलेटिव है। अब उनकी कॉन्टेक्ट लिस्ट एक्सेस की तो मुझे भी फोन आया कि सर आपने लोन की गारंटी दी है। मैंने कहा बेटा जरा फोन देख के पता तो लगा ले तूने किसको फोन किया है। मैंने कहा मेरे ऑफिस आ जा, मैं तुझे पेमेंट करता हूं। यानी कि
अगर कोई आपको ऐसा फोन करता है ना कि आपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में हो, आप उसको यही कहना मेरे पास आ जाओ। ऐसे लोगों को इग्नोर करो, ऐसे लोगों को इग्नोर करो, कोई आएगा नहीं। कभी पुलिस का फोन आता है आपको हम गिरफ्तार कर लेंगे, तो आप ये कहो मैं घर पे हूं, अभी आ जाओ, देर मत करो, कल तो मैं बाहर जा रहा हूं। कभी कोई वकील के नाम से फोन आता है और कहता है 4 बजे तक की फाइल मेरे पास है, तो मैं 4 बजे बाद कोर्ट में भेज दूंगा, आपके खिलाफ ये हो जाएगा। उनको कहना है वकील साहब 4 बजे तक का इंतजार मत करो, अभी क्या है कि 1 बज रही है, मेरी तबीयत खराब है, मैं सो रहा हूं, फिर मैं उठा नहीं पाऊंगा, आप कोर्ट में अभी भेज दो। आपको समझना पड़ेगा असली क्या है, फर्जी क्या है, खेल क्या है। साथियों, अब मैं एक बात कहूं, अगर आपके घर वाले आपके साथ है ना, तो दुनिया की कोई एनबीएफसी नहीं है जो आपको परेशान कर सके, कोई सी रिकवरी एजेंट की हिम्मत नहीं है कि आपके घर की दहलीज पर चढ़ सके। बस घर वालों को विश्वास में लो, उनको कहना फटके मारो जो भी आया उनको। क्या तो ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। और एक बात मैं और कह रहा हूं कि महत्वपूर्ण बात है कि लोन यदि आपने लिया है, भर पा रहे हो तो भर दो, चल अच्छा संपत्ति को ये बेच के निपटारा करना तो निपटान कर दो, लेकिन अगर पैसा नहीं है ना, तो लोन पर लोन लेकर लोन भरना ये विकल्प नहीं है। जिंदगी में डूब जाओगे। और सिविल स्कोर गया भाड़ में, अरे सिविल स्कोर की चिंता करोगे जिंदगी की, जिंदगी अनमोल है क्या। और अब मैं बात कर रहा हूं एक महत्वपूर्ण बात। आज आप लोग अपने घरों में हो, दीपावली का त्योहार मना रहे हो, पूरी दुनिया छुट्टी मना रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, हाई कोर्ट के जज साहब, सभी अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश, वकील, कोर्ट कर्मचारी, जितने भी लीगल एस्पेक्ट से जुड़े हुए जो भी लोग हैं ना, वो छुट्टियां मना रहे हैं। आज 30 तारीख है, लेकिन आज कुछ आर्बिट्रेटर अपने ऑफिस में बैठकर आर्बिट्रेशन अवार्ड पास करेंगे। दुख होता है मुझे ऐसे आर्बिट्रेटरों की, कोई वर्ड यूज नहीं करूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे कौम से जुड़े हैं। लेकिन हुआ क्या आपको, जब सरकार ने छुट्टी घोषित कर रखी है, केंद्र सरकार की छुट्टियां है, राज्य सरकार की छुट्टियां है, कोर्ट की छुट्टियां, वकील छुट्टी पर है, ऐसे टाइम में आप आर्बिट्रेशन की डेट देते हैं। इंसान उदयपुर में रहता है और आप चेन्नई, दिल्ली और मुंबई के अंदर आर्बिट्रेशन कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। अरे है तो है लोन डिफॉल्टर, नहीं भर रहे तो नहीं भर रहे, लेकिन क्या उनकी दीपावली की छुट्टियां भी उनको अपने बच्चों के साथ मनाने का अधिकार नहीं है? लेकिन लोनी की भी गलती है, लोन डिफॉल्टर्स की भी गलती है। जब नोटिस आता है ना, टाइम पे रिप्लाई नहीं देते, रिप्लाई दो उनको। कल क्या होगा कि आर्बिट्रेशन अवार्ड पास कर देंगे, एग्जीक्यूशन के लिए जब जाएगा ना, आप भूल जाओगे कि 30 अक्टूबर को रूप चौदस थी, रूप चौदस थी। मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा, उदयपुर के एसपी कार्यालय में, जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मुझे प्रथम अपील में सुनवाई के लिए डेट दी गई, और वो था छुट्टी का दिन, छुट्टी का दिन। मैं पहुंचा हुआ क्योंकि मेरा ही शहर था, मैंने बाकायदा पूरा वीडियो शूट किया, पूरा वीडियो शूट किया, फोटो वगैरह खींचे नोट कैमरे से। तो क्या है ये सब, तो क्या है ये सब? तो आप जवाब नहीं देते, ये आपकी गलती है, क्योंकि जब ये एग्जीक्यूशन होगा एक समय, तब आप भूल जाओगे वो छुट्टी का समय था। तो दीपावली के त्योहार के अंदर इस तरीके के आर्बिट्रेटर काम करते हैं, उन पर लानत है। इंसान है ही नहीं वो। अगर छुट्टियों के समय में अगर ऐसा काम करते हैं कि इंसान को दीपावली मनाने की छुट्टियां नहीं मिले ना, तो इसका मतलब यह है कि वो कंपनी जो ऐसे टाइम में आर्बिट्रेशन कर रही है, उससे जुड़े हुए तमाम लोग, उनको केवल और केवल अपने काम से मतलब है, लोगों का खून चूसने से मतलब है। तो आप भी ध्यान रखिए, टेक्स्ट मैसेज, मेल, रजिस्टर्ड पोस्ट, जब भी घर पे आए चेक कीजिए, और किसी ऑनलाइन एक्सपर्ट एडवोकेट की कॉल बुक कीजिए जो परमानेंट फैसिलिटी दे, और उनको हर नोटिस भेजिए और पूछिए इस नोटिस में क्या है, मुझे क्या करना चाहिए।
किसी भी एडवोकेट की कॉल बुक करेंगे, महज एक छोटा सा चार्ज होता है, लेकिन उस छोटे से चार्ज से आप लाइफ टाइम कंसल्टिंग सुविधा प्राप्त कर सकते हो, चाहे वो शॉर्ट क्यों नहीं हो। वो बताएंगे सही ये चीज क्या है, आपको क्या करना चाहिए। लेकिन बात करने से पहले पूछ लेना क्या लाइफ टाइम है क्या। अगर वो कहे हाँ लाइफ टाइम है, तो आप कहो कि व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दो कि भाई ये चार्जेस लाइफ टाइम है, इतने बजे कॉल कर सकते हैं, तो ही करना। तो सर सोचने वाली बात है कि जब आज पूरा देश छुट्टियां मना रहा है, उस समय आर्बिट्रेशन अपनी कार्रवाई कर रहे हैं 5-5, 7-7 दिन का टाइम देके। कानून के किस प्रावधान में आपको 7 दिन का और 10 दिन का टाइम देने का प्रोविजन दिया गया है, लेकिन कानून को ताक पे रखते हैं। और ऐसे मामले में मैं कहूंगा कोई व्यक्ति का रिप्लाई करता है ना आर्बिट्रेशन का, तो वह सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार को भी करे, हाई कोर्ट रजिस्ट्रार को भी करे, और जहां बैठ के आर्बिट्रेशन कर रहे हैं ना वहां के सेशन जज को भी करे, वहां के कलेक्टर को भी सीसी करे, पीएम ऑफिस करे, सीएम ऑफिस करे, ताकि मालूम तो पड़े ना कि क्या गुल खिल रहे हैं। लोन डिफॉल्टर है तो है, कोई बड़ी बात नहीं है। 25% अगर नहीं भर रहे तो 75% से बेपनाह वसूल कर रहे हैं, जिसकी कोई हद नहीं है। साथियों, मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं इस तरह की भाषा यूज करूं। साथियों, एक बात ये भी आपको ध्यान रखनी है कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन, दोनों ही लोन में जो रिकवरी का तरीका होता है वो अलग होता है। एक समय था जब आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर खरीदते थे तो लोन नहीं भर पाते तो कंपनियां उस गाड़ी को सीज कर लेती थी। उसके लिए सीजिंग लेटर वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज है जरूरी है। आज कंपनियां इन चीजों में बिलीव नहीं करती है, वह अपनी राशि वसूली के अंदर बिलीव करती है। यह आपको ध्यान रखना है। सिक्योर्ड लोन में यदि आपने मकान प्रॉपर्टी पर लोन लिया और कंपनी के पास सरफेसी एक्ट का पावर है, तो 3 महीने लोन डिफॉल्ट होने पर वह सरफेसी एक्ट की कार्रवाई करती है। और जिनके पास सरफेसी एक्ट का पावर नहीं है वो भी आर्बिट्रेशन प्रोसेस को, सेक्शन 25 को, 138 एनआई एक्ट को, सिविल रिकवरी सूट को अपनाते हैं। ये उनकी पूरी कार्रवाई है। यानी कि कोई भी एक एनबीएफसी कंपनी जिसने आपको सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन दिया, वह आपके खिलाफ सेक्शन 25 का मुकदमा कर सकती है, 138 एनआई एक्ट का मुकदमा कर सकती है, इसके अलावा सिविल रिकवरी का सूट फाइल कर सकती है, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई कर सकती है, सरफेसी एक्ट की कार्रवाई कर सकती है। इसके अलावा इन कानूनों से बाहर जाकर उनके पास कोई दूसरा हथियार नहीं है, और ये सारे लीगल प्रोसेस है जिसके लिए उनको लीगल टर्म्स पे खरा उतरना पड़ता है, उन रूल को उनको फॉलो करना पड़ता है। यहां पर आप ये ध्यान रखिए कि प्रत्येक कार्रवाई जो भी उनके द्वारा की जाती है ना, उसका आपको नोटिस दिया जाएगा। बिना नोटिस दिए बैंक आपके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता है। यदि आपको कोई नोटिस आया ही नहीं और आपको फोन आ जाए कि 138 में आपका गिरफ्तारी वारंट है, तो आप याद ये करो क्या आपने चेक दिया था। अरे नहीं चेक दिया था, कहां से करेगा, मेरे घर से चोरी करके लेके गया था क्या। यूं ये ध्यान रखने की जरूरत है। साथियों, एक ऑनलाइन लोन या ऑफलाइन लोन, यदि आपने ये लोन लिए हैं तो ऑनलाइन में यदि ऐप लोन लिया है ना, इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम कंपनियां फर्जी है। ऐप लोन में मैं उन कंपनियों की बात कर रहा हूं जो ट्रस्टेड साइट्स की नहीं है, कुकुर मुत्ते की तरह उगती है, 10-20-50 हजार का लोन देती है, और फिर आप किसी कारण से डिफॉल्ट कर जाते हो तो आपके कॉन्टेक्ट पर्सन को प्रभावित करती है, और उसी डर से आप पैसा भरते हो। तो डर से बाहर निकल जाओ, जो करना है कर ले। मैक्सिमम 1 महीना ये थक के बैठ जाते हैं, होता कुछ नहीं है। यहां पर एक सबसे बड़ी बात आती है क्रेडिट कार्ड लोन की। अब क्रेडिट कार्ड लोन और पर्सनल लोन लगभग है तो दोनों सेम ही, लेकिन क्रेडिट कार्ड में यदि आपने ऑटो डेबिट परमिशन नहीं दी है, चेक तो इसमें देते ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर बैंक आपके खिलाफ रिकवरी का सूट फाइल नहीं करेगा। अगर आपने ईएमआई परमिशन नहीं दी है, ऑटो डेबिट, ईसीएस, एनएससीएच, एससीएच की परमिशन नहीं दी है, देन कंपनी आपके खिलाफ सेक्शन 25 का केस भी फाइल नहीं कर सकता है।
और इसमें भी यदि रिकवरी एजेंट बदसलूकी करे, डराए, धमकाए तो तरीके पहले बता दिए मैंने, लेकिन इसमें भी आप प्रायर नोटिस दे दो। यदि आपके 10 क्रेडिट कार्ड है ना, 10 नोटिस दे दो। यहां पर मैं आपको एक और सलाह दूंगा, यदि आपके मल्टीपल लोन है और मल्टीपल लोन के अंदर आप फंस चुके हो, और यदि आप कोई एडवोकेट हायर करते हो ना और 10 लोन की 20 लोन की बात करोगे तो एडवोकेट की सर्विसेज महंगी पड़ेगी। आप किसी भी ऑनलाइन एक्सपर्ट एडवोकेट से आप एक फॉर्मेट नोटिस बनाइए, उसके लिए आपको क्या क्या तकलीफ आ रही है उन सारी चीजों का जिक्र करें कि किस तरह आप लोन के दलदल में फंसे, आप क्या रिलीफ चाहते हैं। आपके लोन की डिटेल भेजिए, अपने आधार कार्ड भेजिए उनको, उनसे पूरी बात कीजिए कि मुझे इस प्रकार का नोटिस बना के आप दीजिए कि मैं सारे लोन के अंदर इस्तेमाल कर पाऊं, ताकि मात्र एक नोटिस के खर्च में आप 25-50 कंपनियों को निपट सकते हो। लेकिन इस बारे में डिटेल बात करना जरूरी होता है, और जो एडवोकेट्स है ना उनकी क्रेडिबिलिटी को भी आपको तय करना है कि वो आपको बेहतर सर्विस दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, आप कितने भी तुर्रम खान हो, किसी वकील का आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। उसने काम किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, उसकी मर्जी। इसलिए जो भी बात करनी है ना वो पहले तय कर लीजिए। तो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड के मैटर में आप प्रायर नोटिस भेजे, उसका रिलीफ मिलेगा आपको। ऐसे क्रेडिट कार्ड जिनमें एनपीए हो चुका है, जिनमें राइट ऑफ हो चुका है, क्योंकि कल हमारे एक पांडे जी करके थे जो कॉल बुकिंग के अंदर फोन आया था, उन्होंने बताया सर मेरा लोन राइट ऑफ हो चुका है और मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं। मैंने कहा शांति से बैठिए आप। सर मैंने मेल कर दिया। मैंने कहा आपने वापस जगह दिया। अगर राइट ऑफ हो चुका है, एनपीए हो चुका है, अपनी तरफ से कोई प्रयास मत करो, शांति से बैठे रहो। उनकी तरफ से कोई नोटिस आए तो जवाब के लिए तैयार रहो। बस मेल चेक करते रहो, इनबॉक्स चेक करते रहो, घर पे आए लेटर चेक करते रहो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक होता है लोक अदालत का नोटिस। भारत देश के अंदर नेशनल लोक अदालत लगती है। इन नेशनल लोक अदालत के अंदर बैंक क्या करती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने जितने भी डिफॉल्टर है उनको वो क्या करती है, विधिक सेवा प्राधिकरण में जाती है और एक फिक्स फॉर्मेट में वो एप्लीकेशन पेश करती है कि, और उस मैटर में आपको नोटिस आता है। अब आप सोचते हो मैं लोक अदालत में नहीं जाऊंगा, मेरे खिलाफ क्या हो जाएगा। देखिए आपके पास पैसा है तो आप लोक अदालत में जाए। अगर सेटलमेंट की बात हो तो लोक अदालत में जाके रिकॉर्ड पे लाए, लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं है और आपको समय चाहिए, आप लोक अदालत में नहीं गए ना, आपका बाल बाका नहीं होगा, कोई आपके खिलाफ अवार्ड नहीं होगा, कोई आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। लोक अदालत का प्रोसेस क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आज मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो हमारे देश के सिस्टम पे सवाल खड़े करेगी। एक इंसान जो कंज्यूमर है उसे कोई तकलीफ हो गई, मान लीजिए मैंने ये बोतल परचेस की, अब ये बोतल डिफेक्टिव आई, हम क्या करते हैं, हम कंज्यूमर हैं, हम डायरेक्ट कंज्यूमर कोर्ट नहीं जानते, हम क्या करते हैं कंज्यूमर नेशनल कंज्यूमर का जो नंबर है वहां फोन करके कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं या हम पोर्टल पे जाकर कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। वहां कंपनी क्या करती है कि उस कंपनी को सूचना देती है कि भाई आपके खिलाफ ये शिकायत आई है, आप इसका निस्तारण करो। अब मान लीजिए वो कंपनी जवाब ही नहीं देती है, इन्होंने 2 बार 4 बार 6 बार कर दिया, कंपनी ने जवाब ही नहीं दिया, तो नेशनल कंज्यूमर क्या करेगा, आपको लिखेगा कि इस मैटर में आप अपने स्थानीय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम मंच में कंप्लेंट दर्ज करें, आपका प्रकरण निस्तारित किया जाता है। कुछ समझे क्या, यह हकीकत है। नेशनल कंज्यूमर पे आप कोई भी शिकायत दर्ज कराओगे, सामने वाले ने जवाब दिया तो भी, नहीं जवाब दिया तो भी, उनके खिलाफ कोई ऑर्डर नहीं होता है और सेटलमेंट हो गया दोनों के बीच तो बात खत्म। फिर लोग क्या करते हैं, उस नेशनल कंज्यूमर के कागज निकाल के परिवाद तैयार करके जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में जाते हैं और वहां कंप्लेंट फाइल करते हैं। सेम यही मैटर लोक अदालत का है। आपको नोटिस आया, आप नहीं गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई अवार्ड नहीं हुआ, फिर बैंक को आपके खिलाफ कार्रवाई करनी है तो उसको वापस लीगल प्रोसेस में जाना पड़ेगा। बस ये ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई। और अभी बात तो सिस्टम पे सवाल उठाती है ना नेशनल कंज्यूमर वाली, कि आज अगर इतना हो रहा है ना तो आदमी कोई 50-100 रुपए की बोतल के डिफॉल्ट के लिए या 5-10 हजार के मैटर में कोई भी इंसान जो है वो कभी भी कोर्टों के चक्कर काटना नहीं चाहेगा। वैसे कहते हैं कि कंज्यूमर कोर्ट के अंदर एडवोकेट्स की जरूरत नहीं है, लेकिन लीगल प्रोसेस को समझ तो एडवोकेट ही सकता है।
क्योंकि आपने कोई कंप्लेंट फाइल कर ली, सामने से तो कंपनी की ओर से वकील ही आएगा। अब जब वकील आएगा तो एक आम इंसान के पर खच्चे उठना स्वाभाविक है। कोई आप ओ माई गॉड के कांजी भाई तो हो नहीं कि आप उन वकीलों को भी लड़ लोगे। ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है। एक होता है लोन सेटलमेंट। कई लोग हमको फोन करते सर मेरा लोन सेटलमेंट करवा दो, आप क्या फीस लोगे? साथियों मैं क्लियरली कहता हूं, लोन सेटलमेंट केवल बैंक एंड कंज्यूमर दोनों के बीच में होता है, तीसरे का कोई रोल नहीं है। आप किसी को सिंगल 1 रुपीज भी देते हैं ना सेटलमेंट के लिए तो वो गलत है, ये ध्यान रखिएगा। लोन सेटलमेंट मैटर में कई लोग लोन डिफॉल्टर ही नहीं है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कांटेक्ट करते हैं और लोन सेटलमेंट के लिए लेटर भेज देते हैं। अरे भाई जब आप डिफॉल्टर ही नहीं है, आप कंपनी को बराबर पे कर रहे हैं, कंपनी को ब्याज अर्न हो रहा है, तो देन कंपनी आपके मैटर में क्यों समझौता करेगी? ये सोचना तो पड़ेगा आपको। क्या तो लोन सेटलमेंट कब होगा? जब कंपनी को लगता है कि मेरा पैसा डूब रहा है। येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, ये हमारा फिक्स है कि येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद। जब किसी भी नीति से बैंक को लग जाए कि मेरा पैसा नहीं मिल पाएगा, ये लोन एनपीए हो चुका है, राइट ऑफ हो चुका है, राइट ऑफ का मतलब माफ नहीं होता, गट्टा खाता, उसी मामले में लोन सेटलमेंट होगा। और लोन सेटलमेंट कितने परसेंट में होगा ये आप पर डिपेंड करता है कि आप 5% में करो, 10 में करो कि 25 में करो, 50 में करो। आपका पैसा होगा तो करोगे। दूसरी बात, किसी बैंक ने एक बार सेटलमेंट लेटर जारी किया, क्या वो दूसरी बार नहीं करेगी? 10 बार करेगी। इस चीज से निश्चिंत रहो। लेकिन लोन सेटलमेंट लेटर के नियम और शर्तों के ऊपर काम करना। जैसे लोन सेटलमेंट दिया आपको 31 अक्टूबर का, अब 31 अक्टूबर को आप जमा नहीं करवा पाए, आपने 1 नवंबर को जमा कराया, सारा पैसा गया आपका पानी में, ये ध्यान रखना। और दूसरी बात, प्रॉपर्टी यदि मॉर्गेज है, लोन सिक्योर्ड है, कभी मत सोचना कि बैंक लोन सेटलमेंट करती है। हमको कुछ लोगों ने कहा कि सर हमने लोन सेटलमेंट करा दिया, मेरी प्रॉपर्टी मॉर्गेज थी, 70 लाख की प्रॉपर्टी मॉर्गेज थी, लोन मेरा 30 लाख का ही था, मैंने लोन सेटलमेंट करा दिया। आप यहां सेटलमेंट शब्द का जो अर्थ है ना वो गलत समझे। आपने मिलकर प्रेम पूर्वक बात करके ब्याज पेनल्टी वेव करा दी है, बस। सेटलमेंट का मतलब होता है मूल राशि से कम में मामला देकर निपटाना करना, यह ध्यान रखना। साथियों जब लोन में 2 चीज आती है, एनओसी और नो ड्यूज। यदि वाहन पर आपका लोन है तो वहां एनओसी होगा, और यदि आपका कोई दूसरा लोन है जिसमें कोई चीजें ये नहीं आ रही है तो वहां नो ड्यूज होगा। इस चीज का ध्यान रखें। साथियों एक क्या होता है कि रिकवरी एजेंट फर्जी लोन सेटलमेंट लेटर भेजते हैं, मेल कर देते हैं, व्हाट्सअप कर देते हैं। तो ऐसे मामले में मैं यही कहूंगा कि लोन सेटलमेंट लेटर को आप वेरीफाई कराएं। यदि मान लीजिए आपको कोटक महिंद्रा ने जो है सेटलमेंट लेटर आ गया, भले ऊपर कोटक महिंद्रा लिखा है, नीचे डिजिटल सिग्नेचर वगैरह सब कुछ है, आप मेल आईडी आई है ना, उस मेल आईडी के पीछे जाके देखो क्या लिखा हुआ है। कहीं @gmail.com, हॉटकॉम क्या, या फिर याहू तो नहीं लिखा है। आपको कंपनी की मेल आईडी है या नहीं है वो टैली करना है। दूसरी बात, आपके जिले में उस कंपनी का ऑफिस है, आप उस लेटर को वहां ले जाइए, वहां उनसे मैच करवाइए, उनके सिग्नेचर करवाइए। क्या ये चीजें आप ध्यान रखिए। फर्जी लोन सेटलमेंट को आपको पहचानना पड़ेगा। लोन सेटलमेंट में भी आपको 2 विकल्प मिलते हैं। एक होता है ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट। मान लो 5 लाख का लोन है और लोन एनपीए राइट ऑफ हो गया था, बैंक में आपकी बात होगी 30,000 में, तो मेरा जहां तक कहना है कभी भी आपको वन टाइम सेटलमेंट और जो तारीख दी है उससे पहले पैसा जमा करा देना है, ये चीज ध्यान रखना है। अगर पार्ट चुनते हैं आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 15 तारीख, 15 तारीख, 15 तारीख, तो आपको 15 तारीख से पहले ही पैसा जमा कराना है। अब आप ये सोचेंगे 15 तारीख को जो है सेकंड सैटरडे बैंक बंद था और 16 तारीख को रविवार था, अगले महीने में 17 को जमा कराऊंगा। बिल्कुल नहीं साहब, लोन सेटलमेंट खत्म हो जाएगा। आप 13 को जमा करा दो, 12 को जमा करा दो, ये नहीं देखा जाएगा कि बैंक का हॉलीडे था और आपने जमा नहीं कराया। ये बात अलग है आप सेम डे ऑनलाइन कराओ, लेकिन ये रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत वो देश है जब कहां कौन सा मामला मजहबी हिंसा में भड़क जाए, कब किसके साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाए, कब इंटरनेट बैन हो जाए।
कब बैंक का सर्वर डाउन हो। आप बैंक को ब्लेम नहीं कर सकते कि 15 तारीख को मैं पेमेंट ट्रांसफर कर रहा था, आपका सर्वर डाउन था, कुछ नहीं कर सकते हो। इस चीज को ध्यान रखो। यदि आप लोन सेटलमेंट में पार्ट पेमेंट का विकल्प अपनाते हैं, 2 पार्ट 3 पार्ट के अंदर, तो आपको 2 दिन 3 दिन पहले ही राशि जमा करानी चाहिए। लोन डिफॉल्ट होने पर एफआईआर कब दर्ज होती है? हमारे एक दर्शक ने कहा था कि सर हमने एक एनबीएफसी से लोन लिया, लोन में क्या हुआ कि मेरे लोन करना था, मुझे लोन चाहिए था, तो जो बैंक वाले थे उन्होंने मुझे कहा 50,000 रुपये दो और तुम्हारा जो प्लॉट है ना, उस प्लॉट पे मकान बना हुआ दिखाते हैं और तुमको मॉर्गेज लोन दिखा देते हैं। यानी कि एक घर बना हुआ था और दूसरा जो था खाली प्लॉट था। तो उन्होंने लोन के अंदर डॉक्यूमेंट तो यूज किए उस प्लॉट के और फोटो वगैरह लगाए उस प्रॉपर्टी के। अब ये हो गया धोखाधड़ी। अब आप कहोगे बैंक वालों ने ऐसा किया। अरे बैंक वालों ने क्या किया, मैं क्या करूं? आपने अपनी प्रॉपर्टी वेरीफाई कराई है, मुकदमा तो आपके खिलाफ होगा। इसी प्रकार हम लोन के अंदर कभी धोखाधड़ी करते हैं ना, तो वहां पर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। आपने फर्जी डॉक्यूमेंट दिए, आपने फर्जी एक्ट किया, फर्जी जानकारी दी, इस प्रकार के एक्ट करते हैं तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको प्रायर नोटिस के अंदर बताया, एक जने ने खुद ही वकील बन के प्रायर नोटिस भेज दिया और स्वीकार कर लिया हमने जो पैसा आपने दिया मैंने गैम्बलिंग में यूज किया, तो वो फेयर यूज हुआ नहीं, पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसका यूज हो गया और भर नहीं रहे हो तो एफआईआर तो होगी। लेकिन यदि आप ईएमआई नहीं भर पा रहे हो, विलफुल डिफॉल्टर नहीं हो, आर्थिक हालातों के चलते कि बुरी परिस्थितियों के चलते नहीं भर पा रहे हो, तो आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। इस चीज से तनाव मुक्त रहिए। और एक बात ये भी ध्यान रखिए, किसी पुलिस स्टेशन के नाम से आपको फोन आता है ना कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, तो आप उनको कहिए मैं नए कानून के अंदर उस धारा को भूल रहा हूं, इसलिए मैं पुरानी धारा रिपीट कर रहा हूं कि 41A का नोटिस और 91 का नोटिस भेज दीजिए। यानी कि मुझे जवाब पेश करने का जो अवसर चाहिए उसके लिए आप नोटिस भेज दो और दस्तावेज के लिए 91 का नोटिस भेज दो, एफआईआर दर्ज हुई है। क्योंकि किसी भी एफआईआर के अंदर 7 साल से ऊपर का कारावास नहीं होता है, लोन के मैटर में एफआईआर हो भी गई तो। ऐसी स्थिति में जहां 7 साल से कम कारावास का प्रावधान है, वहां पर 41A का नोटिस दिए बगैर, 91 का नोटिस दिए बगैर पुलिस आपके दस्तावेज, आपके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड पे लिए बिना आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। साथ ही यदि आप उससे पूछिए कि आप कौन से पुलिस थाने से बोल रहे हैं, आपका नाम क्या है, आपका पदनाम डेजिग्नेशन क्या है, आपके पुलिस स्टेशन का लैंडलाइन नंबर क्या है, आपकी कंपनी की ईमेल आईडी बताइए और एफआईआर नंबर बताइए। आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं एफआईआर। अब यदि कोई कंप्लेंट दी है ना, कंप्लेंट के खिलाफ पुलिस को कोई अधिकार नहीं है विस्तृत अनुसंधान करने का या फिर गिरफ्तार करने का। इस बात को मान लीजिए। आप कई वकील नोटिस भेजते हैं आपको कि आपको लेटर भेजते हैं, एसपी और कलेक्टर के नाम पे लेटर भेज दिया, इस बंदे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, इसने कंपनी का पैसा नहीं चुकाया है। अरे भाई, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आपकी रिकवरी एजेंट नहीं है। पुलिस तंत्र का मिसयूज बिल्कुल न करें। रिकवरी वाले जो गुंडागर्दी वाले लोग होते हैं, उनको पता ही नहीं कानून बदल गया, 420 406 के नोटिस आज भी भेज रहे हैं। आपको ये बता दो कि सेक्शन 25 और 138 एनआई एक्ट में पहले तो प्रसंज्ञान सीधे ले लिया जाता था, अब यहाँ पर परिवाद जो एक्यूज्ड है ना, उसका पक्ष भी सुना जाएगा कोर्ट के में प्रसंज्ञान लेने से पहले। ये बात अलग है। जैसे आपको पहले क्या होता था, वकील साहब का नोटिस आया, सेक्शन 25 हो या 138 एनआई एक्ट, ये जुलाई के बाद की बात कर रहा हूं अगर कंप्लेंट फाइल हुई है, उसके बाद 138 एनआई एक्ट का भी हो या सेक्शन 25 का भी हो, पहले वकील साहब का नोटिस आएगा 15 दिन का, फिर आपने उसका जवाब दिया नहीं दिया, कोर्ट में केस फाइल हुआ, अब उस कोर्ट में कॉग्निजेंस लेने से पहले आपको फिर से नोटिस आएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा के अंतर्गत यदि कॉग्निजेंस पे कोई आपत्ति है तो आप आपत्ति पेश कर सकते हो। वह आपत्ति आप जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट भी भेज सकते हो कोर्ट को कि आप क्या कहना चाहते हो, और आप लिख सकते हो कि जहां पर ये प्रोसीडिंग हो रही है वह मुझसे 1500-1700 किलोमीटर दूर है, मेरी मेडिकल कंडीशन है, साथ में पर्ची लगी हुई है, इस कारण मैं उपस्थित नहीं हो पाया, मुझे इस कॉग्निजेंस पे आपत्ति है, आप अपनी आपत्ति भेज दीजिए। तो ये भी ध्यान रखिए
कि अब फर्जीवाड़ा चलने वाला नहीं है। सेक्शन 25 के अंदर कंपनी ईसीएस मैंडेट का मिसयूज कर रही है, पूरी लोन अमाउंट का लेकर डाल रही है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। एक बात ध्यान रखिएगा, एनबीएफसी जिस कंपनी से आपने लोन लिया है ना, यदि आप प्रायर नोटिस भेजते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने का अधिकार है। आपकी लोन एप्लीकेशन जो आपने दिया है, अगर आप प्रॉपर्टी लोन है तो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, लीगल्स, जो डॉक्यूमेंट आपने दिए उनकी सर्टिफाइड कॉपी, लोन का सैंक्शन लेटर, आपकी वेरिफिकेशन रिपोर्ट, विजिट रिपोर्ट, आपका लोन रीशेड्यूल लेटर, वेलकम लेटर, ऑफर लेटर, आपका टिल डेट स्टेटमेंट, कंपनी ने कभी कोई लीगल नोटिस वगैरह भेजे तो उसकी कॉपी, यानी कि कंपनी की पूरी लोन की जो फाइल है ना, वो आपको लेने का अधिकार है, कोई ना नहीं कह सकता आपको। तो आप रजिस्टर्ड लेटर लेकर आप वो मांगिए। साथ ही इंश्योरेंस की कॉपी, यदि आपने लोन पे इंश्योरेंस कराया है। मैं तमाम साथियों से कहूंगा, यदि आप लोन डिफॉल्टर है या नहीं है, लेकिन यदि आपने कोई लोन लिया है ना, तो इन डॉक्यूमेंट की कॉपी लेकर अपने घर पे रख लीजिए। न जाने कब बुरा वक्त आए, हम नहीं जानते। हमने लोन लिया तो हमारी परिस्थितियां अच्छी थी, हम भरने में कैपेबल थे, और आज स्थितियां ये है कि नहीं भर पा रहे, तो हमको सावधान होना चाहिए और इन डॉक्यूमेंट को लेकर घर पे देना चाहिए। कल अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना हो गई, कोई बुरी वारदात हो गई, तो घर वाले दुखी ना हो, परेशान ना हो, और हमारी डेथ के बाद, हमारे साथ कैजुअलिटी होने के बाद उस पैसों की जो रिकवरी है, भरपाई है, वह इंश्योरेंस कंपनी करे, यह जरूरी है। साथियों, जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूं, वो टॉपिक मेरे आज के टॉपिक में नहीं था। एक वकील, एक एडवोकेट यदि आपका मित्र है ना, तो इस दुनिया में उससे बड़ा सुख नहीं है। भले ही वो आपसे एटीट्यूड में रहता है, बात नहीं करता, आपको गांठता नहीं है, या फिर आपकी अच्छी मित्रता है, जब भी आपके ऊपर संकट आएगा ना, वो यूं नहीं आएगा, लेकिन जब आप आवाज देंगे तब चला आएगा। तो एक अच्छा एडवोकेट आपका मित्र होना चाहिए, जिससे आप अपनी तकलीफें साझा करें और वो आपको सजेशन दे। और यदि कोई एडवोकेट आपका मित्र नहीं है, तो आप ऑनलाइन एडवोकेट को भी मित्र बना सकते हैं। जैसे मैं कुछ नाम लूंगा, हमारे गुजरात के त्रिवेदी जी हैं, गुजरात के त्रिवेदी जी। एक महिला है मेहदी जी करके, जो मुझे सुन रहे हैं, उनका पूरा नाम नहीं लूंगा मैं। कुछ और लोग हैं, मैं कभी विस्तार से उनका नाम लूंगा। मैं उन्हें कभी मिला नहीं, कभी उनसे बात नहीं की, मतलब बात का मतलब यूं नहीं कि व्यक्तिगत बात नहीं की, लेकिन उनके हमारे फेसबुक पेज प्लेटफॉर्म पर या यूट्यूब पर, या जब भी वो बात करते हैं, इतने अपनेपन से बात करते हैं। ये बात अलग है कि वो कॉल बुकिंग पे बात हुई है, उसके लिए उन्होंने पे किया है, उन्होंने वर्किंग के लिए पे किया, नहीं किया, कोई मायना नहीं उसका, लेकिन मायना ये है कि वो इतने पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, या जब भी बात करते हैं इतने सलीके से करते हैं कि उनके लिए जो जगह है ना, हमारे यहां बन चुकी है। यहां यानी उनको जब भी तकलीफ होगी, मैं उनको घर की तरह सजेशन दूंगा। यानी कि वैसे तो मैं हर कॉल बुक वालों को अपने फैमिली मेंबर मानता हूं, हमारे तमाम दर्शकों को अपना फैमिली मेंबर मानता हूं, लेकिन उनके हर वीडियो पे जो कमेंट्स है, वह कमेंट्स हमें अपना बना चुके हैं। तो ये ध्यान रखिए, जरूरी नहीं हो कि मित्र वहां हो। यदि आप भी हमारे फेसबुक पेज पर, आपके अगर नाम की आईडी है, ऐसे कई लोग हैं जिनके नाम को हम पढ़ नहीं पाते। मेरे कई ऐसे चाहते लोग हैं जिन्होंने फेसबुक पे हमें कोई कॉपी कर रहा है ना, उन्होंने कोई परवाह नहीं की, उनका नाम खुले रूप से लिखा कि सर ये लोग आपको कॉपी कर रहे हैं। वो लोग यहां पर जगह बनाते जा रहे हैं, यहां पर। तो आप ये ध्यान रखिए, भले ही पे सर्विस है, आप कॉल बुक करके भी आपने कोई एहसान तो किया नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति आपको सर्विसेज दे रहा, बात कर रहा है, लेकिन आप उसके प्रति भी भावना रखते हो, तो एक सार्थक कमेंट आप उसके लिए करो। यकीन मानना, यदि हर वीडियो पे आप कमेंट करेंगे ना, ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति के मस्तिष्क में आपका नाम परिलक्षित कर जाएगा और वह आपका अपना बन जाएगा।
तो जैसे मैंने आपको नाम बताया त्रिवेदी साहब, उनके कमेंट्स आपको मेरे हर पोस्ट पर देखने को मिलेंगे। तो ये बात ध्यान रखिए, यदि यूं कोई मित्र नहीं है ना तो यूं मित्र बना लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं मुझे बना लीजिए, हमें कर लीजिए, आप जिसे भी पसंद करते हो, जिसे भी सुनना पसंद करते हो उसे बना लीजिए। कारण यह है कि एकमात्र वकील है, हर बार कहता हूं एकमात्र वकील है जो ये जानते हुए कि आप गलत हो, खुली बात है, लोन डिफॉल्टर हो, गलत हो आप, लेकिन किसी विषम और आर्थिक परिस्थितियों के हालात के चलते हो, यही कारण है आपके हक और अधिकारों की बात करते हैं। तो कहने का मतलब हो गया एकमात्र वकील है ये जानते हुए कि आप गलत हो, आपके लिए आखिरी सांस तक लड़ता है, महाभारत में कर्ण की तरह। अब कई लोग कहते हैं सर वकील साहब तो फीस लेते हैं, तो महाभारत में कर्ण ने भी तो फीस ली थी। दुर्योधन का पक्ष उन्होंने इसलिए नहीं लिया था, जिस महारथी कर्ण को, जिस दानवीर कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता था, उसे अंगराज का नाम दिया, उसे राजा बनाया, तो वो भी शुल्क ही था। तो शुल्क एक संसाधन है, एक माध्यम है। तो इस चीज पे मैं ज्यादा बहस चर्चा नहीं करूंगा, आगे चलते हैं। लोन लेकर नहीं भरा तो कितने साल की जेल होगी? कोई जेल नहीं होती है। सेक्शन 25 हो, 138 एनआई एक्ट हो, 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 साल चलते हैं। मैक्सिमम सजा 2 साल की है। होती कितनी है? 4 महीने, 6 महीने। उसमें भी तुरंत अपील का अधिकार मिलता है, कोई जेल नहीं जाते हो। तब तक तो लोन सेटलमेंट हो जाते हैं। ये दिमाग से तनाव निकाल दो। एफआईआर भी दर्ज हो गई ना, तो उसमें भी कुछ नहीं होता है, सिविल मैटर बना के फाइल बंद हो जाती है। लोन लेने वाले की डेथ होगी, अब लोन कौन भरेगा? अनसिक्योर्ड लोन था, डेथ हो गई, उस व्यक्ति के नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है परिवार वालों की पे करने की। इंश्योरेंस करवाया कंपनी ने, तो इंश्योरेंस कंपनी से वसूल करेगी। आपके घर पे आए, भगा दो। किसी कागज पे साइन मत करो अनसिक्योर्ड लोन में। हाँ, ये बात अलग है कि उस लोन के गारंटर हो, आपने चेक दे रखे हैं, आप कोई एप्लीकेंट हो, तो ये अलग बात है। लेकिन अगर लोन लेने वाले की डेथ हो गई, परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं, अनसिक्योर्ड लोन है, क्रेडिट कार्ड है, जो भी है। अब सिक्योर्ड लोन है, अब सिक्योर्ड लोन में भी करो, लोन इंश्योरेंस करा रखा है और पार्टी की डेथ हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, जो टर्म एंड कंडीशन है उनके अकॉर्डिंग। अब इंश्योरेंस नहीं है और अनसिक्योर्ड लोन है, तो आप कोई एप्लीकेंट है या नहीं है, गारंटर है या नहीं है, उनकी अगर प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर कंपनी वसूली कर सकती है। यहां पर आप बैंक से संपर्क करके, तोड़ बट्टा करके मामले को निपटा सकते हो। लोन कब माफ हो जाएगा? जब भी हम वीडियो बनाते हैं ना, कोई ना कोई एक भाई जो हमको नेगेटिव मानता है, वो लिखता है नीरव मोदी, माल्या, न जाने कितने कितने नाम, इनके ऊपर तो आपका कानून कुछ नहीं कर पाता। अरे भाई, कानून आपका मतलब हमारा नहीं है, ये कानून हम सबका है। और भाग गए तो क्या पैसा साथ में लेके चले गए? उनकी संपत्तियां ये है, प्रत्यर्पण संधि के अंदर आज नहीं तो कल उनको आना है। और दूसरी बात, आप कोई नीरव मोदी या विजय माल्या नहीं है, तो ऐसा तो आप बिल्कुल भी न सोचे, बिल्कुल भी न सोचे। विकल्प तैयार न करें, अपने बारे में सोचें, क्योंकि लोन माफ नहीं होता है, लोन एनपीए होता है, लोन राइट ऑफ होता है, लोन माफ नहीं होता है। यह बात जरूर है कि केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा चुनावी घोषणाओं के तहत किसानों को लाभ देने के मकसद से उनके केसीसी लोन वगैरह माफ किए जाते हैं। तो इस मामले में आप अपने क्षेत्रीय एडवोकेट से संपर्क कर सकते हैं। और वैसे भी केसीसी लोन में लोग कई कहते हैं कई बार वीडियो बनाओ, तो मैं यही कह रहा हूं केसीसी लोन के अंदर भी सेटलमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, बशर्ते आपको जाके बात करनी होती है। अगर हमने घर का पता बदल दिया, मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। बस ये है कि यदि आपके खिलाफ कोई एक्सपायरी ऑर्डर हो गया तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो मेल आईडी रजिस्टर्ड करा दो। यदि आप अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर चेंज कर चुके हो तो कंपनी को एक प्रायर नोटिस दे दो अपनी ईमेल आईडी पे अपडेट कराने के लिए। जो भी संदेश भेजना है मेरी इस ईमेल आईडी पे भेजना। इसके अलावा यदि आप कोई कार्रवाई करोगे, ईमेल आईडी पे जानकारी नहीं भेजोगे, तो मेरे लिए मान्य नहीं होगी। आप डायरेक्ट ये चीज तरीके से लेना।
पता चेंज हो गया तो फिर आपको अपडेट करना है उनको। नया एड्रेस भले रिकॉर्ड पे मत लाओ, आपको ये तनाव होगा कि हमारे खिलाफ जो है कार्रवाई हो जाएगी, एक्सपायरी ऑर्डर हो जाएगा, तो आप नया एड्रेस नहीं देना चाहो तो ईमेल आईडी अपडेट करवा सकते हो, ये आपका अधिकार है। गैर कानूनी कार्रवाइयां, ये फर्जी व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप कॉल करते हैं, रिकवरी एजेंट धमकाते हैं, घर पे आके बदसलूकी करते हैं, हम नोटिस चिपका देंगे, तुम्हारे बाप का राज है, चिपका दोगे। तो ये सब गैर कानूनी कार्रवाइयां है जिसके बारे में मैंने पहले आपको डिफेंस दिया है। कोई भी नोटिस ऐसा आता है जिसमें अगर आईपीसी की धाराएं लिखी है ना, तो वो नोटिस शून्य मान लेना, उसमें कुछ नहीं होता है। माफी चाहूंगा, चाय ले रहा हूं साथ में, वीडियो लंबा है और अंतिम बड़ा वीडियो है। लोन के मैटर में इतने बड़ा वीडियो हमारा आप कभी नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। आर्बिट्रेशन नोटिस आया, क्या करें साहब, ये ध्यान रखना, आर्बिट्रेशन के नाम पे कंपनियां पूरी बदमाशी कर रही है। अपनी मेल आईडी चेक करें, टेक्स्ट मैसेज चेक करें, घर पे आया वो प्रत्येक लेटर पढ़े। यूनिक कंपनियों की आदत है नोटिस भेजने की, बेचती रहती है, अब रत्ती बेचते रहेंगे। जब भी कोई नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से आए ना, उसका लिफाफा संभाल के रखिए, क्योंकि लिफाफे पे ट्रैकिंग आईडी होती है, उससे आप ये साबित कर सकते हो कि नोटिस 12 को भेजा और मुझे 22 को मिला, तो फिर मैं 20 तारीख को कैसे उपस्थित होता, ये बात ध्यान रखिएगा। आर्बिट्रेशन में चाहे कंपनी की ओर से आर्बिट्रेशन का नोटिस आए, चाहे कंपनी की ओर से या एडवोकेट की ओर से आर्बिट्रेशन नेम सजेशन आए, चाहे प्री आर्बिट्रेशन लेटर आए, चाहे आर्बिट्रेशन की नोटिस आए, चाहे आर्बिट्रेशन का अवार्ड भी क्यों पास न हो जाए, हर टॉपिक पे यदि आप किसी एक्सपर्ट एडवोकेट की राय लेकर यदि आप जवाब भेजेंगे ना, वादा है मेरा, आर्बिट्रेशन टिक के बताए, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्योरली आर्बिट्रेशन ये करते ही नहीं है। आर्बिट्रेशन के मैटर में एक बड़ा वीडियो 40 मिनट का हमारा बना हुआ है, उसको देख सकते हो A to Z, यहां तक कि आर्बिट्रेशन खल्लास नाम से भी वीडियो बना है, जहां हमने धज्जियां उड़ाई है फेक आर्बिट्रेशन की, जो लॉ के विरोध में जाके, अगेंस्ट जाके जो कार्रवाई करते हैं उनकी। तो ये ध्यान रखिए कि आर्बिट्रेशन में आप सतर्क रहना, एक्सपर्ट एडवोकेट से रिप्लाई बनवाना है, फिर कहता हूं खुद वकील मत बनना। बेटे के लोन पे माता पिता से या पत्नी के लोन से पति से, पति के लोन से पत्नी से वसूली की जा सकती है? बिल्कुल नहीं, कोई अधिकार नहीं, यदि वो कोई एप्लीकेंट नहीं है, गारंटर नहीं है, अनसिक्योर्ड लोन है, कोई वसूली उनसे नहीं की जा सकती है। वो कठोर रुख अपनाकर घर से बाहर झाड़ू लेके निकाल सकते हैं, ये उनका अधिकार है। लोन भरने में असमर्थ है, मन में गलत विचार आ रहे हैं, हर बार कहता हूं मल्टीपल लोन के शिकार हो चुके हैं, आज तारीख तक लोन लेकर लोन भर रहे थे, अब स्थिति नहीं है, भरना बंद कर दो। दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, कुछ भी नहीं उखाड़ सकती है, मान के चलना। लेकिन उसके लिए एक प्रायर नोटिस भेजो, इंटीमेशन लेटर बनवाओ, कंपनी का रिप्लाई आए उसका रिप्लाई करो, आर्बिट्रेशन का जवाब आए उसका रिप्लाई दो, यानी कि कागजी तौर पे मजबूत रहो। कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी को घुटने टेक के सेटलमेंट करना पड़ेगा यदि आप विलफुल डिफॉल्टर नहीं है। ये वीडियो जो है ना, मैं खुले रूप से कहता हूं केवल उन लोगों के लिए है जो किन्हीं विषम आर्थिक परिस्थितियों, हालात के चलते बुरे हालातों का शिकार होकर लोन पे नहीं कर पा रहे। आप ये ना सोचें कि मेरे पास पैसा है लेकिन मैं पैसा नहीं दूं, तो गलत है ये बात। मल्टीपल लोन है तो आप प्रायर नोटिस का ऑप्शन अपनाएं, उसके लिए यदि बात करना चाहें तो कॉल बुक करके बात कर सकते हैं। दूसरी बात, कई बार धमकाते हैं लोग, हम इंडियन एम्बेसी को सूचित करेंगे, आप जिस कंट्री में जा रहे हो वहां सूचित करेंगे, आपका पासपोर्ट ब्लैक हो जाएगा, आप एयरपोर्ट पे ही गिरफ्तार हो जाएंगे। ये सब डराने वाली बातें कुछ नहीं है। लोन के गारंटर है, जिम्मेदारी बनती है आपकी, आपका सिविल भी खराब होगा। खून दे दो, गाड़ी दे दो, रहने के लिए घर दे दो, गारंटर बनने से पहले 1000 बार सोचो। लोन डिफॉल्टर है, व्हाट्सएप कॉल से दूर रहो। मैं पहले कहता हूं हम लोन सेटलमेंट नहीं करवाते हैं, हम केवल आपको सजेशन देते हैं। हमारे लोन सेटलमेंट की कोई फीस नहीं होती है और लोन सेटल के नाम पे हम पर कोई फीस नहीं ली जा सकती है।
कंपनियां नोटिस पे नोटिस भेजती है, कितने नोटिस के बाद कोई लीगल कार्रवाई होती है। सेक्शन 25 का नोटिस आने पर एक नोटिस में भी आपके खिलाफ सेक्शन 25 का मुकदमा हो सकता है। सेक्शन 25 का पूरा वीडियो आप 138 के रूप में भी देख सकते हैं, इसी चैनल पर पोस्ट है, जिसमें A to Z इंफॉर्मेशन दी हुई है। यदि सेक्शन 25 का नोटिस आया है तो आप इसी चैनल पर विजिट करें और देखें पूरा वीडियो, जिसमें A to Z जानकारी हमारे द्वारा दी गई है। एक बेहतरीन जानकारी मिलेगी आपको, जो देखना आपको छोड़ना नहीं चाहिए। आपके मन का कोई सवाल ही नहीं बचेगा, हर सवाल का जवाब उसमें दिया हुआ है। तो लोन रिकॉल नोटिस आया, कोई कार्रवाई नहीं होगी। लोन इंटीमेशन लेटर आया, कोई करनी होगी। लोन डिमांड नोटिस आया, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ये कानूनी कार्रवाई की शुरुआत है, इसके लिए प्रायर नोटिस का विकल्प है। लेकिन आर्बिट्रेशन का नोटिस आया, आर्बिट्रेशन होगा। 138 का नोटिस आया, 138 होगा। सेक्शन 25 का नोटिस आया, सेक्शन 25 होगा। सरफेसी एक्ट का नोटिस आया, सरफेसी होगा। रिकवरी का नोटिस आया, रिकवरी सूट फाइल होगा। ये जरूरी नहीं है 50-100 नोटिस आएंगे तभी कार्रवाई होगी, इस मामले में एक्टिव है। रिकवरी एजेंट को पैसे नहीं भर सकते हो, ना कहना सीखो, कंपनी को ना कहना सीखो। और अगर ऐसी कंडीशन है कि फोन पे ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं ना, तो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक फोन स्विच ऑफ रखो। आपकी मर्जी है, दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं उखाड़ सकती आपका। यदि कोई संडे को गवर्नमेंट हॉलीडे की छुट्टी को दिन फोन करे ना, डायरेक्ट कह सकते हो बात नहीं करूंगा, अभी वर्किंग डेज नहीं है, वर्किंग आवर्स भी नहीं है। साथियों, लोग लोन के दलदल में इसलिए फंसते हैं, कारण यह है कि उनको अपने सिविल स्कोर की चिंता करते हैं। तो एक बात कहूं मैं, सिविल स्कोर बढ़ा है जिंदगी। आप लोन के दलदल में फंस चुके हो, कल इतना फंस जाओगे कि जिंदगी में बाहर नहीं निकल पाओगे। बच्चे बेघर हो जाएंगे, आपने कोई गलत कदम उठाया, पत्नी विधवा हो जाएगी, माँ बाप बिन औलाद हो जाएंगे, आपके बच्चे दर बदर हो जाएंगे। इसीलिए भाड़ में गया सिविल स्कोर। सिविल स्कोर को मेंटेन करने के चक्कर में ना अपनी जिंदगी खराब मत करो। मल्टीपल लोन के शिकार हो चुके हो, भाड़ में गया सिविल, लड़ना सीखे। हमारा हर वीडियो देखे ना, मैं दावा करता हूं कोई भी एक लोन डिफॉल्टर यदि हमारे सारे वीडियो देखता है ना, वह जिंदगी में अपने मन में गलत ख्याल नहीं लाएगा। क्योंकि एकमात्र यूट्यूब चैनल पे पहला प्लेटफॉर्म है जो कानूनी मुद्दों पे बात करता है। इससे पहले कितने भी यूट्यूब चैनल आए होंगे, हो सकता है वो रिकवरी के कॉल डालते हो सकता है वो पब्लिक अवेयरनेस के कॉल डालते हो, लेकिन कानूनी मुद्दों पर बात करने वाला मैं खुद को पहला चैनल कह सकता हूं। क्योंकि वहां पर ऐसे यूनिक आइडियाज, यूनिक कंटेंट जो हमारे चैनल पे पोस्ट हुए, वो पहले यूट्यूब पर कभी नहीं हुए, और न ही नए आइडियाज पोस्ट होंगे। ये बात जरूर है, कॉपी करने वाले कॉपी करते हैं, तो जूठन खाने की आदत हो वो जूठन खाएंगे। लोन पर लोन, ढेरों लोन, प्रायर नोटिस है समाधान, कॉल बुकिंग का ऑप्शन है, कॉल बुक करवा करके आप डिटेल बात कर सकते हो। तो साथियों, आज हमने पूरी कोशिश की कि अपने उन तमाम मुद्दों पर हम आपसे चर्चा कर पाए जो आपके लिए जरूरी है। एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड यूट्यूब चैनल की ये खासियत रही है कि वह अपने कैमरे पर आंखें टिकाकर बात करते हैं। उन्हें किसी मैटर में बोलने के लिए तिरछी निगाहों से लैपटॉप नहीं देखना होता है। लेकिन आज मैंने विभिन्न मुद्दों पे बात की, इसीलिए केवल टॉपिक्स तैयार किए। साथियों, यूट्यूब पर आज हमारा ये अंतिम बड़ा लोन डिफॉल्टर का वीडियो है, उनके हक और अधिकारों के बारे में वीडियो है। आज के बाद हमारा कोई बड़ा वीडियो पोस्ट नहीं होगा। कमेंट्स ऑफ इसी कारण रहेंगे कि आपके अगर कोई सवाल जवाब हैं, आप कॉल बुक करके बात कर सकते हैं। कॉल बुकिंग की आवश्यकता इस कारण ही नहीं है कि हमने हमारे चैनल पर जितनी भी इंफॉर्मेशन शेयर की है उसमें आपके सवाल के जवाब मौजूद है। इसके बावजूद भी यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो कॉल बुक कीजिए। कॉल बुक करने में आप एक बार नहीं 10 बार 100 बार हमसे बात कर सकते हैं। बस यही है कि पहला कॉल आपको हमारी तरफ से आएगा, सेकेंडरी कॉल कभी भी शाम को 6 बजे बाद आप कॉल करके हमसे लंबी वार्ता कर सकते हैं। अब यदि एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर यदि कोई वीडियो पोस्ट होगा तो वह शॉर्ट होगा, बड़ा वीडियो
आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। 5-10 मिनट के ऊपर का वीडियो संभव नहीं होगा। एक बार फिर हमारे तमाम सब्सक्राइबर्स को, मुझे कल हमारे पांडे जी ने बढ़िया कहा कि सर हमने आपके चैनल को देखा तो है पर सब्सक्राइब नहीं किया। साथियों, ये बहुत बड़ा दर्द देती है बात। यदि आप हमारे चैनल के व्यूअर हैं, एक सब्सक्राइब तो बनता है। आंखों में आंखें डालकर जो आपसे करता है बात और आपके हक और अधिकारों की बात करता है, जो आपको हर कंटेंट्स के लिए ये कहता है कि ऐसा यूनिक कंटेंट यूट्यूब पर पहले नहीं आया। और आपने देखा ही होगा, अगर आपको सेम कंटेंट मिलता है ना, तो उस कंटेंट की जाके डेट एंड टाइम देख लो, एडवोकेट नरेंद्र जोशी की डेट एंड टाइम देख लो। मैं खुले रूप से आपका नाम लूंगा अगर हमने कोई कंटेंट किसी का चोरी किया है तो, क्योंकि आज से नहीं 8-9 साल हो गए अपनी भावनाओं को, अपनी अभिव्यक्ति को बोलते बोलते, क्योंकि उदयपुर की जनता एडवोकेट नरेंद्र जोशी को पसंद करती है। उसके ग्रेट टाइटल बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। तो साथियों, आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हमने आप प्रत्येक टॉपिक कवर करने की आवश्यक कोशिश की है और हर टॉपिक पे अपनी बात को रखा है। घबराए नहीं, डरे नहीं। इस दीपावली पर संकल्प लें कि आप मल्टीपल लोन के शिकार अब नहीं होंगे। अब लोन लेकर लोन चुकाने की तरजीह उस नीति पर नहीं जाएंगे। आप लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अंतिम हद तक लड़ेंगे, लेकिन कर्ज लेकर घी पीने वाली निजात से हमें बाहर निकलना है। साथियों, लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों को लेकर, लोन में जो हरेसमेंट होता है उसको लेकर हम इतनी बारीकी से इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि हमने भी इस दर्द को झेला है। लोन सेटलमेंट हमने भी कराया है और बावजूद लोन सेटलमेंट, उस लोन के बाद मैं कम से कम 25 लोन ले चुका हूं जिनको रीपे कर चुका हूं। अब ये बात मत कहना कि आपने डिफॉल्ट क्यों नहीं किया। कारण डिफॉल्ट करने की कंडीशन नहीं है। जब तक हम हर व्यक्ति को ये कहते हैं कि यदि आप समर्थ हैं तो आप लोन पे करें, सिविल स्कोर मेंटेन रखें, लेकिन जिंदगी से बढ़कर सिविल स्कोर नहीं है। साथियों, इसी प्रकार के कंटेंट एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट सोशल मीडिया पर पोस्ट होते हैं। इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भी परिचित, मित्र, रिश्तेदार, यार, संगी, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई भी यदि लोन के दलदल में फंस चुका है, अपने मन में गलत ख्याल ला रहा है, तो उन्हें कहिए कि एक बार एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट चैनल पर जाकर इस वीडियो को, उनके पोस्ट किए हुए वीडियो, तमाम वीडियो को एक बार गहराई से देखें, कान में बड्स लगाए। कारण कि कोई व्यक्ति ये किसी और को नहीं बताना चाहता है कि मैं लोन डिफॉल्टर हो चुका हूं। कान में बड्स लगा के सुने, अकेले में सुने। यदि सारे वीडियो सुन लिए ना, मैं दावा करता हूं कि वह व्यक्ति पुनः अपने नियोजन पर, अपने रोजगार पर, अपने काम पर ध्यान दे पाएगा और इन सारे लोन्स को भविष्य में सेटलमेंट के रूप में निभा पाएगा। साथियों, बने रहे चैनल पर। और एक बात कहूंगा, कॉल बुक की हमें आवश्यकता ही नहीं है। यदि आप हमारे चैनल पर विजिट करके यदि हर वीडियो देखते हो, किसी कॉल बुक की आपको आवश्यकता नहीं। हमारा पहला सजेशन आपको यह होता है कि आप नियरेस्ट एडवोकेट के पास जाएं। यदि आपने कॉल बुक की है तो नियरेस्ट एडवोकेट से भी आपने कोई नोटिस बनाया है तो हमें भेजकर चेक करवा सकते हो। लेकिन एक बात कहूंगा, खुद वकील न बने, खुद कोई लेटर बन के नहीं भेजे, खुद मेल करके फंसे नहीं। जब आप लोन के दलदल में फंस चुके हो तो केवल और केवल एक नाविक जो पतवार चलाना जानता है, यानी एक लीगल एक्सपर्ट ही आपको आपके मैटर में एक बेहतर सजेशन दे सकता है। आज के वीडियो में यदि आज का कंटेंट आपको हमारा अच्छा लगा हो तो सिर्फ ये कहूंगा कि आप लाइक करें और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करें, क्योंकि कमेंट्स आज ऑफ है, क्योंकि जानता हूं कि एक ऐसा वीडियो बनाया है जो आज चले या ना चले, लेकिन आने वाले समय के अंदर
ये हमारे चैनल का सबसे अधिक व्यू पाने वाला वीडियो होगा, क्योंकि पारदर्शिता के साथ पूरे कंटेंट्स के साथ ऐसा वीडियो हमने पहले भी एक बार डाला था, लेकिन आज उसको और बेहतर करने की कोशिश की है। अपना प्यार मोहब्बत हमको बनाए रखें। दीपावली की एक बार फिर शुभकामनाएं। धन्यवाद।